हेलो एवरीवन, एडुसर पॉइंट 99 क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ मिश्रा आज आप लोगों को यूपी टेट 2014 मैथ का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। चलिए आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच। ऑप्शन नंबर 1 कोई परिमेय संख्या नहीं होती। 2 केवल एक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 3 अनंत परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 4 केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो। आपको पहले भी क्लासेस में बता दिए हैं, आप जाकर वहां भी वीडियो देख सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि 65 और 117 का मासापा 65 m - 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान है। कह रहा है 65 और 117 का मासापा इतना दिया, तो हम 65 और 117 का मासा निकालते हैं। 65 और 117 तो गुणनखंड से निकालेंगे। 65 होगा 13 × 5 65, तो 5 × 13 और 117 13 9 117, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 3 3 का 9 और 13 9 117। तो इनमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या हमको मिल रही है 13। तो 65 और 117 का मासापा कितना आएगा 13। मासापा बहुत बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दोनों संख्याएं को वो विभाजित कर दे, वही मासापा होती है। तो 13 ऐसी संख्या है जो 65 को और 117 को भी विभाजित कर देती है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो 13 और 117 दोनों को विभाजित करे। तो आइए, इसका मासापा 13 हो गया और क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि 65 और 117 का मासापा 65 m - 117 है। तो इसका मासापा कितना हुआ 13 है। तो 13 बराबर 65 m - 117। अब हम 117 को इधर लेके आएंगे, इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 65 m बराबर 117 + 13। तो 65 m बराबर 130, m बराबर 130 बटे 65। तो 65 दूना 130, m बराबर 2। m का मान पूछ रहा है, m का मान कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो जैसे कोई संख्या दी होती है हमें, जैसे कोई संख्या में 4/2 हो, चाहे 5/19 हो, चाहे x/y हो, तो उसका योज्य प्रतिलोम होता है -x/y। जैसे हमने मान लिया कोई संख्या हो गई, कोई संख्या x/y होगी, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा -x/y। ये इसका योज्य प्रतिलोम होता है। और यही संख्या x/y का अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 यही संख्या लिख देंगे x/y बराबर क्या होगा y/x। ये होता है योज्य प्रतिलोम और ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है संख्या 5/19 संख्या कितनी है। चलिए इसको पहले ऐसे कर देते हैं। संख्या है 5/19, ठीक। संख्या 5/19 है और इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5/19, ठीक। अब क्या कह रहा है कि इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, ये संख्या हो गई और इसका योज्य प्रतिलोम ही हो गया। तो जैसे ये संख्या का और इसकी योज्य प्रतिलोम का गुणनफल संख्या 5/19 और इसका योज्य प्रतिलोम का गुणनफल 5/-5/19 बराबर कितना हो जाएगा 25 और 19 19 संयम 361 माइनस
कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम अभी बताए थे, 1 बटे वही संख्या लिख लेंगे। तो -25/61 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1 बटे -25/361 बराबर 361/25। ये क्या माइनस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ये सरलीकृत करना है इसको। 5.47 गुणे 5.47 माइनस 4.53 गुणे 4.53 बटे 0.94 माइनस 14.50 बटे 7.25 का सरलीकृत मान। एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में क्या होता है a प्लस बी, ये होता है फार्मूला। चलिए आते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है क्या 5.47 गुणे 5.47 माइनस 4.53 गुणे 4.53 बटे 0.94 माइनस 14.50 बटे 7.25। चलिए अब ये हमको मिल क्या रहा है 5.47 गुणे 5.47, इसको हम लिख सकते हैं 5.47 का होल स्क्वायर माइनस 4.53 गुणे 4.53, इसको लिखेंगे 4.53 का होल स्क्वायर। ये हमें a² माइनस b² के फॉर्म में मिल गया। ठीक, ये हमें क्या मिल गया a² माइनस b² फॉर्म। और a² माइनस b² बराबर क्या होता है a माइनस बी और दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 5.47 माइनस 4.53 एक कोष्टक में और दूसरे में क्या हो जाएगा 5.47 प्लस 4.53, ठीक, बटे 0.94 माइनस 14.50 को 7.25 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 7.25 में 2 से गुणा करेंगे वो 14.50 हो जाएगा। 5.47 में से 4.53 घटाएंगे कितना आएगा 7 में से 4 3 का 4 और इधर एक उधर 14 में से 5 का 9, ये आ जाएगा 0.94 और इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा गुणे 3 10 5 9 10 और 5 9 10 बटे 0.94 माइनस 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 बराबर 8। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 8। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। बी का वेतन सी के वेतन से 30% है। सी के वेतन का 30% है। यदि इन तीनों का सम्मिलित प्रतिमाह वेतन 74,700 रुपया हो तो सी का वेतन है। तो हम मान लेते हैं ये ए हो गया, ए बी और ये सी। हमने मान लिया सी का वेतन 100 रुपया, कितना है 100 रुपया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी का वेतन सी के वेतन का कितना है 30%। तो 100 का 30% कितना होगा 30, 100 का 30% 30। अब आगे क्या कह रहा है ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। तो 30 का 20% निकालेंगे कितना आएगा 30 गुणे 20/100 6 और 20% अधिक है तो 30 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 36। ठीक, अब क्या कह रहा है कि तीनों का सम्मिलित प्रतिमाह वेतन 74,700 है। तो सी का वेतन, तो हमें सी का वेतन ज्ञात करना है। तो तीनों का कितना है 100 30 और 36 कितना मिल गया टोटल 166। 166 का मान कितना दिया है 166 का मान दे दिया है ये 74,700। तो एक का 74,700
बटे 166। तो हमें पूछ क्या रहा है सी का, तो इसलिए 100 का 74,700 बटे 166 गुणे 100। ठीक, अब 166 को कितनी बार जाएगा, 5 बार ले गए, 500 6 25 30, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार देखते हैं। अच्छा हाँ 4 बार जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा 4 में कौन है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, तो ये आ जाएगा हमको 450 बराबर, ये हो जाएगा 450, डबल जीरो लगा देंगे 100। तो हमें सी का वेतन मिल गया 45,000 रुपये। कितना मिल गया, 45,000। ऑप्शन नंबर 2 सही। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई, तो हमें झील की गहराई ज्ञात करनी है। और दिया क्या गया कि झील में कितना 1200 घन मीटर पानी। तो हमें अगर इसके अगर हम आयतन निकाल लेते हैं, तो हमें आयतन दिया हुआ कितना 1200 घन मीटर, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और हमें गहराई ज्ञात करनी है। कोई झील है, इसमें झील है, मान लीजिए ये झील हो गई, कोई घनाकार मान लीजिए, कोई भी किसी टाइप का झील हो, ये मान लीजिए झील हो गई। अब अगर इसके अंदर अगर हमें पानी भरना है, मान लीजिए इसके अंदर पानी हो, तो हमें पानी अगर पूरा भर गया है तो हम इसका आयतन निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना पानी है। तो आयतन निकालने क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो हम इसी तरह इसमें भी करेंगे। झील की हमें क्या दिया गया है, चौड़ाई दिया गया कितनी, चौड़ाई दी हुई है 40 मीटर। ठीक, तथा नहीं लंबाई दिया है, लंबाई और चौड़ाई कम से 40 मीटर तथा 10 मीटर है, ये लंबाई दी हुई है। लंबाई दी हुई है 40 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 10 मीटर। अगर हमें एक गहराई पता चल जाता तो हमें यह भी पता चल जाता इस झील में कितना पानी है, हम उसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो L इंटू बी इंटू एच। एच है हाइट होती है, जो गहराई ले लीजिए, इसमें गहराई देंगे, ये कितना हमको दिया गया है 1200 घन मीटर, मीटर क्यूब। लंबाई चौड़ाई हमको पता है 40 हो गई, 10 हो गई, एच का यहाँ गहराई से लेना है बराबर 1200 मीटर क्यूब। एच बराबर 1200 बटे 400 मीटर क्यूब, तो 4 तिहाई 12, एच बराबर 3 मीटर। एच गहराई मतलब इसकी गहराई, झील की गहराई कितनी आ गई हमको 3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि ABCD एक चतुर्भुज है तब AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 3AB। क्या कह रहा है सम चतुर्भुज हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो। तो वर्ग भी एक सम चतुर्भुज में ही आता है क्योंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये मान लीजिए ये एक सम चतुर्भुज हो गया, ये एक सम चतुर्भुज हो गया। ठीक, इसका हमने नाम लिख दिया ABCD, ये इसके विकर्ण हो गए। ठीक, इसके ये विकर्ण हो गए। तो दिया क्या आ गया, हमें अब उसमें संबंध ज्ञात करना है इनके विकर्णों और भुजाओं के बीच। तो मान लीजिए ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, और सम चतुर्भुज बोल भी रहा है, तो सम चतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, इसकी चारों भुजाओं का मान हम A ले लेते हैं। और बोल भी रहा कि ये क्या है सम चतुर्भुज है। तो हमें यहाँ देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। और AC स्क्वायर कितना हमें A है, BC भी A है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर क्या मिल गया हमको 2A स्क्वायर। चलिए अब इसी तरह हम निकाल लेते हैं BD स्क्वायर। क्या निकाल लेते हैं BD स्क्वायर। BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहाँ भी AB और AD का मान A है, यहाँ भी यही हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। BD स्क्वायर। अब हमें यहाँ देखना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा, तो हमें दोनों को जोड़ लेते हैं, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ लिख लेते हैं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2A है स्क्वायर, यहाँ भी 2A, कितना आ जाएगा 4A स्क्वायर, ठीक। अब A बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, A बराबर AB ले सकते हैं, BC ले सकते हैं और CD ले सकते हैं, DA कुछ भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि 4 के बाद क्या हमें हमने A बराबर AB ले लिया, तो हमें AB मिल जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर। तो देखिए कौन सा इसमें इक्वेशन सही होती है, AD स्क्वायर AC, सॉरी यह क्या है AC स्क्वायर है, एक मिनट, ये दिया हुआ है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। अब A स्क्वायर है तो A बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे AB ले लें, चाहे BC ले लें, चाहे CD ले लें, चाहे DB ले लें। तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं। हमें इस आकृति में x और y का मान ज्ञात करना है और हमें एक कोण दिया गया है 50 डिग्री का। एक प्रमेय आती है, जब दो तिर्यक रेखा आपस को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये दो रेखाएं हो गई, ये एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद, आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। इनके जो ये कोण हो गया, ये कोण 80 डिग्री बराबर y हो जाएगा और ये इसको बराबर ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये क्या एक प्रमेय होती है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो y बराबर हमको कितना मिल गया, यहाँ पे y बराबर मिल जाएगा हमको 80 डिग्री और 50 डिग्री दिया गया, x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो x डिग्री बराबर 8 13 50 डिग्री, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, x और y का मान, x बराबर कितना मिल गया, x बराबर मिल गया हमको 50 डिग्री और y बराबर कितना मिल गया 80। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतरने में समय है।
इतने 10 मीटर ऊंचाई से उतर रहा है और 350 मीटर उतरना है, और उसकी क्या स्पीड कितनी है, 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें यहाँ पे इसकी चाल भी पता हो गई है और दूरी पता हो गई है, तो समय हम निकाल लेंगे। समय क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा T बराबर D बटे S, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो जा रही है, 350 मीटर उतरना और 10 मीटर की ऊंचाई से उतर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 350 प्लस 10 मीटर बटे, और इसकी स्पीड कितनी है, 6 मीटर, 6 मीटर प्रति मिनट। यहाँ 10 मीटर करें, यहाँ भी 350 मीटर, ये टोटल हो जाएगा 360 बटे 6 मीटर प्रति मिनट, कहते हैं मीटर, तो 60 मिनट हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या, इसमें कई बार इस टाइप के क्वेश्चन लगा दिए गए हैं। तो इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो हमको दो संख्याओं का लासा भी दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक और मासा महत्तम समापवर्तक, और एक संख्या भी दी हुई है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो 35 लिखने डायरेक्ट लासा मासा गुणे लासा 525 बराबर पहली संख्या गुणे, और एक संख्या उसमें दूसरी संख्या दी गई 175, हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 35 गुणे 525 बटे, ये इधर आएगा बटे में हो जाएगा 175। ठीक, अब इसको हम काट लेंगे, ये हो जाएगा 25 दूना 50 और 25 एकम 25, 21 बार जाएगा 25 से काटेंगे, ये जाएगा 25 छक्का 25 सत्ते 7 5 35, 21 25 5 एकम 5 5 दूना 10, 105। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 105। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में रुपया 2600 हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, फार्मूला होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन को प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो दिया है कि राशि 5% वार्षिक ब्याज की, तो हमें साधारण ब्याज, तो मान लीजिए हमने मूलधन मान लिया x, मूलधन या प्रिंसिपल P बराबर x, और टोटल उसको 6 वर्षों में 2600 रुपया मिलता है। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर 2600 माइनस x। तो साधारण ब्याज हमको ये मिल गया, प्रिंसिपल इसका x है, और समय दिया हुआ t कितना दिया हुआ है 6 वर्ष, और रेट दर दिया है कितना 5%। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, राशि, हमें ज्ञात करना है मूलधन। तो यहाँ हम क्वेश्चन में देंगे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 2600 माइनस x बराबर मूलधन, मूलधन कितना है x है, गुणे दर, दर इसकी हो गई 5%, समय इसका हो गया 6/100। ठीक, 6 25 30 और 30 के जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2600 माइनस x बराबर 3x/10। ठीक, अब 10 का इसमें गुणा कर लेंगे, कितना जाएगा 26
4 माइनस 10x बराबर 3x। 10x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 13x। तो 13x बराबर 26,000। तो x बराबर 2000। ठीक, तो हमें मूलधन कितना मिल गया, x बराबर कितना मिल गया 2000 रुपया। अब पूछ भी हमसे क्या रहा है, राशि, तो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन कितना आ गया 2000 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 सही। अगर हमसे पूछ लेता सिंपल इंटरेस्ट, तो हम 2600 में से 2000 घटाएं कितना आ जाता सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देना है। जैसे क्या हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो हम इसमें क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे 18/5 से, तो 10 गुणे 18/5, 5 दूना 10, 18 दूना 36। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 सही। अगर ये दे देता किलोमीटर, ये देता 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से उसमें गुणा कर देते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। यदि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है चित्र में कोण बी 70 डिग्री, कोण सी 60, बीसी का मध्य बिंदु F, बीसी का मध्य बिंदु तथा F AB का मध्य बिंदु है। E BC का मध्य, E क्या है BC का मध्य बिंदु है और F AB का मध्य बिंदु है। तो हमसे पूछ रहा है कोण FEB, हमें इसका मान पूछ रहा है कोण FEB, कोण FEB। चलिए लगाते हैं इसको। ये त्रिभुज है ABC त्रिभुज है जिसमें FAB का मध्य बिंदु है और EBC का मध्य बिंदु है। तो कह रहा है कि हमको कोण FEB ज्ञात करना है। एक थ्योरम होती है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा से आधी तथा उसके समांतर होती है। ये एक थ्योरम होती है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा इसकी आधी होती है। तो FE जो होती है AC की कितनी होगी, आधी होगी और AC के समांतर होगी। और इसके पहले वीडियो में हमने बता दिए थे आपको संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। ये जब ये समांतर रेखा हैं F और E, A और C, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इसके संगत कोण ये इसके बराबर हो जाएंगे और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, आपको वहां जाके आप देख सकते हैं। ये 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसको लगाना है नहीं, सीधा आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक सरलीकरण करना है। तो सरलीकरण करना इसका सबसे सिंपल तरीका, अगर ये सम में है, अगर ये संख्या सम में है तो वही रह जाएंगे, अगर विषम में है तो 1/में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए -4 ले लिया, इसकी पावर हमने लिख लिया -1। ठीक, अब इसके और एक और ब्रैकेट लगा रखा, इसकी भी पावर -1 रख दिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो अपान में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/-4। ठीक, फिर इसकी पावर -1 है। अब फिर हम इसको अगर फिर -1 फिर ले जाएंगे, अगर -1 लिखा गया तो 1 फिर लिखेंगे, तो ये अब इसको क्या लिखेंगे हम 1/(1/-4)। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा -4। अगर ये सम संख्या में होगी, जैसे 1 और 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई,
तो सम संख्या में होगी तो संख्या ऊपर चली जाएंगी, जो संख्या होगी वही रह जाएगी। अगर ये विषम संख्या में होती तो वो संख्या 1 के रूप में आती, जैसे ये आती। जैसे यहाँ पे अगर हमने 2 लिया, अगर हमने इसको 3 बार ले लेता, जैसे मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं 3 बार, ये क्वेश्चन में लगाया, ठीक। यहाँ ले लिए -4 की पावर -1 की पावर -1 की पावर -1, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, -1 लगाते हो बटे में चली जाएगी, ये आ जाएगा संख्या 1/4 माइनस में, ठीक। फिर -1 और -1, फिर ये माइनस में लगा, फिर कितना जाएगा ऊपर चला जाएगा। ये -1 लिखा गया है तो 1/1/-4 होगा तो ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा -4 की पावर -1। अब इसको फिर कितना लिखेंगे हम, -1 लिखा है तो 1 में चला जाएगा तो 1/-4। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर सम है 1 2 सम है तो वो संख्या से वही संख्या रह जा रही। अगर विषम हो जा रही 1 2 3 बार आ जाए तो वो संख्या 1 में। यहाँ देख लेते हैं संख्या 1 2 3 4 सम में है तो संख्या वही रह जाएंगे -2। सॉल्व भी करते हैं, इसी तरह उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको सॉल्व किया 4 बार तो समय लगेगा, इसको आप लोग देख लेंगे। अगर ये सम में आएगा तो वो उसको आप सेम ही रख देंगे, अगर विषम में आएगा तो 1 लगा देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः a मीटर स्क्वायर, b मीटर स्क्वायर तथा c मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन होगा। मान लीजिए घनाभ है, ये घनाभ हो गया। यह इनके संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, ये वे एक फलक हो गए, मान लीजिए इसको ले लेते हैं, एक फलक 1 2, एक ऊपर वाले ले लेते हैं 3, मान लो कोई भी है। 3 फलकों के क्षेत्रफल कम से कम a मीटर स्क्वायर, b मीटर स्क्वायर, c मीटर स्क्वायर है। तो इनका आयतन, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने मान लीजिए ये घनाभ था, इसको हम l ले लिया, इसको b ले लिए, इसको h ले लिए, 3 फलकों के दिया है तो हम मान लेते हैं एक l इंटू बी बराबर कितना दिया हुआ, a मीटर स्क्वायर, ठीक। b इंटू एच कितना दिया हो गया दूसरे फलक का, b मीटर स्क्वायर, ठीक। और h इंटू एल तीसरा कितना दिया गया, c मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल दिया हुआ गया है कि ये जो घनाभ है इसके एक एक फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ। हमसे क्या पूछ रहा है, इसका आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ये होता है घनाभ का आयतन। तो हम ये इक्वेशन मान लीजिए 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लेंगे कितना आएगा, ये L 1 बार 2 बार तो L स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं L बी एच का होल स्क्वायर बराबर ए बी सी मीटर, फिक्स होगा, 2 2 2 आपस में जुड़ जाएगा। तो एल बी एच बराबर कितना हो जाएगा, एल बी एच बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, ए बी सी मीटर क्यूब, ठीक। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, एल बी एच बराबर रूट ए बी सी मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 सही, ये हो जाएगा ए बी सी रूट मीटर क्यूब। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि संख्या 6 2 5 3 2 9 1 5 ए 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। तो यहाँ पे होगा मिस्टेक है थोड़ा, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। तो 6 से पूर्णतः विभाजित है, 6 से पूर्णतः विभाजित है, इसको हम ये संख्या अगर 6 से पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या हमको 2 से भी पूरी तरह कट जानी चाहिए और 3 से भी कट जानी चाहिए।
क्योंकि 6 2 या 3 का गुणनफल है। तो अगर 2 से गुणनफल का सूत्र देखते हैं, 2 कहता है कि लास्ट वाली संख्या अगर 2 से कट जा रही है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, 5 अगर रखेंगे एक ही जगह तो संख्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी। 6 रखेंगे तो कट जाएगी, 8 रखेंगे तो कट जाएगी, 9 रखेंगे, 9 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमें क्या क्या रखना पड़ेगा, हमें सिर्फ 6 और 8, बस 2 ही ऑप्शन लग रहे हैं कि हमें एक ही जगह आएगा। अच्छा, तो अब हम 2 से देख सकते हैं, अब 3 से देख सकते हैं कि संख्या कटेगी। 3 से का विभाज्यता रूल कहता है कि संख्याओं का योग 3 से अगर कट जा रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएंगी। तो हम क्या संख्या है, संख्याओं के योग 6 + 2 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 और प्लस a। अभी अगर ये संख्या 3 से कट जाएंगी तो संख्या 3 से कट जाएगी, हम जोड़ ले 6 2 8 5 13 13, 6 2 8 5 13 13 3 16 2 18 18 9 27 1 28 5 33 है। कितना जा रहा है ये, 33 a। अब हमें एक ही जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 3 से कट जाए। ऑप्शन में हमें 6 मिल रहा है और 8, तो अगर हम इसमें यहाँ पे 6 रख देंगे तो भी कट जाएगा, 8 रखेंगे तो भी कट जाएगा। 8 रखेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। 6 3 9, अगर यहाँ 6 रखते हैं कितना आ जाएगा, 39, 39 3 से कट जाएगा। अगर हम यहाँ 8 रखेंगे कितना आ जाएगा, 41, तो 41 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या आएगा ऑप्शन 6। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग है। तो ऋण अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं करती है, वही ऋण अभाज्य संख्या होती है। ये सब पहले वीडियो में बता दिए हैं। तो देखते हैं, प्रथम 2 हो गई, ठीक, 3 5 7 11। ये ऐसी संख्या है जो खुद से कटेंगी या तो एक से कटेंगी, इसके अलावा ये संख्या किसी और से नहीं कट सकती। वही संख्याएं धन ऋण अभाज्य संख्या होती हैं। तो 3 2 5 5 10 17 17 11 28, तो कितना आ जाएगा, ये क्या जाएगा आपको 28। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा जतिन और प्रिया के पास मिलाकर रुपए 41 हैं। जतिन के पैसों का 1/4, प्रिया के पैसों के 1/7 से रुपया 2 अधिक है। प्रिया के पास है, तो हमने मान लिया प्रिया के पास x रुपये है, ठीक। जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपये हो गए, तो जतिन के पास कितने बचे, जतिन के पास मिल गया हमारे पास 41 माइनस x रुपये, ठीक। अब क्या कह रहा है, जतिन के पैसे का 1/4, जतिन का पैसा कितना होगा, 41 माइनस x, 41 माइनस x एक कोष्टक में का 1/4। क्या कह रहा है, प्रिया के पैसों के 1/7, प्रिया का पैसा कितना है x, x का 1/7 से 2 अधिक है +2, तो प्रिया के पास पैसा। अब इसको हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमको क्या, 41 माइनस x/4 बराबर 7 का इसमें गुणा करें, 7 दूना 14, तो x प्लस 14/7, ठीक। अब ये 3 गुणा हो जाएगा, 7 का इसमें हो जाएगा, 7 का गुणा इसमें हो जाएगा और 4 का इसमें हो जाएगा। 7 का करेंगे कितना आएगा, 7 एकम 7 7 चौक 28 माइनस 7x बराबर 4x और 14 चौक का 56, ठीक। 7 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, तो 11x बराबर 287 में से 56 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 3 2 231, तो x बराबर 11 दूना 22, 11 एकम 21। तो प्रिया के पास कितना रुपया है, 21 रुपये, प्रिया के पास 21 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त
की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है वृत्त की परिधि 44 है, तो हमें 2 पाई r का मान पता है। 2 पाई r बराबर कितना दिया हुआ है 44। 2 पाई r का मान कितना है 44, और पाई का मान कितना होता है, पाई बराबर होता है 22/7, ठीक 22/7। तो यहाँ 22 पाई की जगह 22/7 रख देंगे तो हमें r का मान ज्ञात हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा 44/2 पाई। पाई बराबर कितना रखेंगे हम 22/7, तो 44/2 गुणे 22/7, 22×44 से कट जाएगा, 7 ऊपर जाएगा बराबर 7। तो हमें r बराबर कितना मिल गया 7। अब क्या कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान कितना 22/7, r कितना हमको मिल गया 7, तो 7 का स्क्वायर 7, 7 से 7 कट गया, तो 22 7 7 दूना 14 और 7 दूना 14, एक हासिल 54, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक, तो ये अंक यहाँ होगा, अंक का क्रम उलट जाता है। वह संख्या, हमने मान लिया कोई संख्या है, उसका इकाई बराबर उसका हमने x मान लिया, और दहाई बराबर y, कोई भी संख्या में। कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग, हमें मान लिया x + y कितना है 7। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक का क्रम उलट जाता है। तो संख्या में x इकाई है और y क्या दहाई है, तो संख्या क्या बन जाएगी 10y, दहाई पे है तो 10y लिखेंगे, और इसको x है इकाई पे, इसको x लिखेंगे, ठीक। अब क्या कह रहा है कि इसमें कितना, यदि 27 जोड़ दिया जाए, इसमें हम 27 जोड़ देंगे तो संख्या का क्रम उलट जाता है। उलट जाता मतलब दहाई की जगह इकाई आ जाता है, इकाई की जगह दहाई, तो यहाँ हमको हो जाएगा 10। यहाँ देखिए y था दहाई पे, यहाँ कह रहा संख्या का क्रम उलट जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 10x + y, ठीक। ये बोल रहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाएगा तो अंक का क्रम उलट जाएगा। तो हमने अगर संख्या 10y + x था, अगर उसमें हमने 27 जोड़ दिया तो संख्या का क्रम 10x + y हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10x है, ये x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा -10x - x, और ये 10y उधर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x - x + y -10x बराबर 27, ठीक। इन दोनों को हम उठा के उधर लेके चले गए, इसको यहीं छोड़ दिए, तो ये इधर प्लस था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। चलिए 10x में से x जाएगा 9x, और -10x में से प्लस माइनस 10y, ये कितना है 10y -10y में से प्लस y घटाएंगे कितना आ जाएगा -9y बराबर कितना है 27, ठीक। तो x - y बराबर कितना होगा, 9 कॉमन लेंगे, 9 से 9 त्रिक 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें हम देख सकते हैं x + y बराबर 7 है, और x - y बराबर 3। एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जोड़ लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं x + y बराबर 7 और x - y बराबर 3, तो जोड़ देंगे, माइनस से कट जाएगा, 2x बराबर 10, तो x बराबर 5, y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा, तो y बराबर
2। अपने क्या दहाई माना है 2 और इकाई माना है x। x बराबर कितना आएगा 5 और y बराबर कितना है 2। तो कितनी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या यही बनेगी ना 25। संख्या क्या बन जाएगी 25। 25 इसलिए बन जाएगी क्योंकि जो x था उसको हमने इकाई माना तो x बराबर 5 आई, ये इकाई हो गया, और y को हमने दहाई माना था, x 2 दहाई के अंक पे आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्ह में निरूपित करते हैं। तो इसका आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। जब भी हम बारंबारता 5 को टैली के चिन्ह में अगर निरूपित करना है तो हमेशा हम इस तरह 4 पाई करेंगे, 1 2 3 4 और 5 इस तरह क्रॉस कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। 2 असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा 1। ये भी हम पहले बता चुके हैं, वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आ जाएगा 1। जैसे 2 और 3 हो गया, इसका मासा तभी 1 ही आएगा। आगे बताए हैं, दिया है 1715.271 में 7 का स्थानीय मान का अंतर होगा। चलिए क्वेश्चन दिया गया क्या, 1 7 1 5.271 7 का स्थानीय मान। अगर जैसे कोई संख्या में स्थानीय मान निकालते हैं, अगर सिंपल कोई संख्या दी गई, जैसे मान लीजिए 2 4 6 दिया गया, अगर 4 का पूछे तो हम कितना लिख सकते हैं 4 गुणे आगे एक संख्या तो आगे 10 से गुणा करेंगे बराबर कितना है 40। 6 का मानेंगे तो 6, 2 का मानेंगे तो 2 आगे 2 संख्या है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 200। ठीक, अगर यही संख्या अगर पॉइंट में रहती, जैसे 0.246 हो जाए। अब हमें अगर 2 का पूछ रहा तो क्या कर सकते हैं, 2 का पूछेगा तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आएंगी उतने संख्या से हम उसमें भाग दे देंगे। ठीक, यहाँ 2 आएगा, इसका हमें मिलेगा 2/10। अगर हमें 4 का पूछता तो हम 2/100 लिख देंगे। अगर हमसे 6 का पूछता तो हम 6/300 तो 100 लिख देते हैं। जैसे पॉइंट रहता 0.246। ठीक, तो अगर इसको हमको निकालना होता, जैसे 6 का निकालना होता, यहाँ क्या कर रहे हैं सीधे इकाई अंक है तो सीधे गुणा कर देंगे। यहाँ दशमलव में जब निकालेंगे तो उतने संख्या से उसमें भाग देंगे। जैसे 10 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, जिस स्थान पर रहेगा उसी संख्या से हम भाग दे देंगे। जैसे दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होगी, जैसे ये हो गया दशमलव बाद 6 है, 6 पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ हम 3 संख्या 2 का जैसे निकालना होगा तो 2 बटा कितना लिख देंगे 10। अब हम 2 में 10 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0/10 दोनों बार, 0.2 आ गया। अब जैसे 0.04 रहता तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे 4/100। ठीक, कितना लिखते 4/100। जैसे 0.006 रहता तो इसके लिए हटाने के लिए क्या करते हैं, देखिए 6/1000। ठीक, यहाँ क्या लिखते हैं 6/1000। 4 का क्या लिखते हैं 4/100। तो यहाँ देख रहे हैं अगर दशमलव किस साइड है बाएं साइड तो वहाँ हम गुणा करते हैं, और दशमलव किधर है तो उसमें क्या करते हैं भाग देते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे देखते हैं। अब यहाँ हमें निकालना है 7 का, तो 7 का हमें यहाँ निकालना है 7 का, तो 7 का निकालेंगे क्या, अभी बता 7 बटे दशमलव के बाद इधर कितना 0 है, ये 7 को हम लिखेंगे 0.07। ठीक, 0.07, यहाँ कितने देंगे बटे 100। ठीक, अब यहाँ हमें 7 का निकालना होगा तो कितना आएगा 700। पॉइंट के बाद वाले में भाग दे देंगे, पॉइंट के इधर वाले में गुणा कर देते हैं। तो हमें क्या पूछा 7 के स्थानीय मानों का अंतर, हमें
इसका और इसका क्या पूछ रहा है, अंतर। तो इसका हमें क्या इसमें से घटाने कितना आ जाएगा, तो 0.07 और ये होगा 700। तो 700 में से -0.07 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 693। कितना आ जाएगा, 699.93। ठीक। अगर हम इसमें 0.07 जोड़ देते हैं तो ये कितना मिल जाएगा हमको, 700। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई, 1/2 + 1/3 बराबर 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करें, बच्चों से कहें कि वे अधिक से अधिक अभ्यास करें, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे बड़े होंगे समझ जाएंगे, प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चों की सहायता करें। क्या कर रहा है, बच्चे जो भिन्न लगा रहे 1/2 + 1/3 बराबर 2/5 कर दे रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है, ऊपर से सीधे जोड़ दे, उसको भिन्न की स्थिति नहीं पता, भिन्न किस तरह लगाया जाता है, उसका लासा लिया जाता है, क्या किया जाए, उसको कुछ नहीं पता, ये गलत जोड़ दे रहा है। तो ऑप्शन में दिया है कि लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करना चाहिए, सही है। बच्चों से कहें कि वे अधिक से अधिक अभ्यास करें। अभ्यास करने के लिए तब कहेंगे बच्चों को जब बच्चा सही से क्वेश्चन को लगा रहा है। बच्चा क्वेश्चन ही गलत लगा रहा है तो गलत चीज के लिए हम बार बार अभ्यास करने के लिए नहीं करेंगे और बच्चा वही चीज सीख जाएगा। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता तो वो अगर अभ्यास करता तो बच्चे उसको अभ्यास करने के लिए बोलते हैं और वो अभ्यास करता लगातार तो वो सही रहता। अब यहाँ क्वेश्चन ही उसने गलत लगा दिया है तो उसको हम अधिक से अधिक अभ्यास करने के लिए बोलेंगे नहीं। अभ्यास करने से सही हो नहीं जाएगा, जब तक उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बच्चा सही लगा नहीं पाएगा। तीसरा कह रहा है इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे बड़े होंगे समझ जाएंगे। गलत बच्चे को अगर शुरू से हम लोग सही नहीं करेंगे तो बच्चे आगे जाके कैसे अपने आप सही कर लेंगे। उसको बताना पड़ेगा ना क्या सही है क्या गलत है, उसका लासा लेना है और किस तरह उसको सॉल्व करना है। जो बताएंगे नहीं तो कैसे बच्चा सही कर पाएगा। चौथा दिया प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चों की सहायता करें। दिया क्या परिणाम, परिणाम में प्रक्रिया करनी चाहिए। अगर ये प्रक्रिया रहती तो सही रहता। यहाँ परिणाम दिया हुआ है तो परिणाम तो 2/5, अगर इसको 2/5 को हम यहाँ लिख सकते थे 5/6। अगर मान लीजिए 5/6 अगर परिणाम सही है तो हम उससे बता दें सिर्फ 5/6 आ जाए। हम उसको प्रक्रिया ही ना बताएं कि किस तरह 5/6 आया है, बस उसको परिणाम पे समझाने की कोशिश करें तब भी गलत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा कि लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने में बच्चों की क्या करें, सहायता करें। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। तो ABCD दिया हुआ। ए कह रहा है कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। बी कह रहा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। सी कहते हैं शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। और डी क्या कह रहे हैं शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो दिया गया है कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों के क्रम में लगे। तो इसमें से हमें क्रम में लगाना कौन पहले बच्चों को क्या करना चाहिए। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तु, पहले हम विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि बड़े छोटे में कोई चीज़ चौड़ी है पतली है, क्या डस्टर बड़ा है पेन छोटी है, पहले उनको देखना दिखाना देख के उसको बताएंगे कि कौन सी बॉल बड़ी है कौन सी बॉल छोटी है। उसको अवलोकन कराएंगे वस्तुओं का कि कौन से बड़ी कौन से, उससे सत्यापन कराएंगे। अगर बच्चा ये जान जाता कि ये चीज़ बड़ी है ये छोटी है, जैसे कोई बॉटल बड़ी मिल गई कोई छोटी है तो उसको दिखाएंगे ये बड़ी बॉटल ये छोटी बॉटल है, उसका अवलोकन कर लेगा। तो पहले क्या रहेगा, पहले हम लोग उसको ओरली दिखा के ही पहले बच्चों को समझाएंगे कि ये क्या बड़ी है क्या छोटी है। तो पहले क्या होगा सी होगा, ठीक है। फिर क्या रहा दूसरा में शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करना है। हाँ अमानक इकाई, जैसे हमने कोई एक बड़ा वाला डस्टर ले लिया उसके ऊपर एक छोटा डस्टर रख लिया, हमने उसको दिखाएंगे कि देखिए नीचे वाला डस्टर जो बड़ा डस्टर बड़ा छोटा वाला उससे छोटा कितना छोटा है वो भी बताएंगे कि इससे ज़्यादा छोटा इसका आधा है कि इससे इसका दूना है।
पहले हम इस तरह उसको बताएंगे शिक्षक अमानक, कोई इकाई नहीं लेंगे, कोई मापेंगे नहीं, सिर्फ उसको दिखा के देखेंगे कि उससे बड़ा है कि उससे छोटा है, कि उसका आधा है कि उसका 2 गुना है, उसकी चौड़ाई उससे 2 गुनी है कि उसकी आधी है। तो पहले फिर इसके बाद क्या करेंगे, लंबाई मापने के लिए अमानक इकाई का प्रयोग करेंगे, बी लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन ए का शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों के बाद, अब इसके बाद हम शिक्षार्थियों को कोई चीज मानक इकाई जैसे 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का है, मानक इकाई देंगे, वो निर्धारित करेंगे कि आपको जैसे कोई लाइन खींचनी है 5 सेंटीमीटर का, या कोई फिगर भी बनाना है, अगर कोई त्रिभुज बनानी है 5 सेंटीमीटर की भुजा का, तो हम उसको मानक इकाई से ही समझाएंगे, उसको बताएंगे कि आप मानक इकाई का प्रयोग करें। और डी कह रहा है कि शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। जब विद्यार्थी अगर इतना समझ जाएगा, उसको मानक इकाइयों को पता हो जाएगा, तो वो मीटरी इकाइयों को भी समझ लेगा। और बच्चों को सरल से जटिल की तरफ ले जाना चाहिए और समझाना चाहिए। तो पहले हम उसको सरल अवलोकन कराएंगे, दिखाएंगे, फिर इसके बाद उसको हम अमानक इकाइयों को दिखाएंगे, फिर उससे थोड़ा कठिन दिखाएंगे, मतलब कोई चीज़ उसके ऊपर रख के दिखाएंगे, इससे बड़ी है किससे छोटी है, फिर उसी चीज़ को हम लोग माप के दिखाएंगे, फिर उसको मापेंगे कि 5 सेंटीमीटर का है कि 8 सेंटीमीटर का है, फिर इसके बाद मीटरी इकाइयों के बीच संबंधों को स्थापित करेंगे। तो हम लोग बच्चों को पहले सरल से कठिन की तरफ ले जाते हैं। तो पहले हम उसको अवलोकन कराएंगे, फिर उसका अमानक इकाई की तरफ देखेंगे, फिर उसको मानक, फिर उसके बीच मीटरी इकाइयों का सत्यापन करेंगे, संबंध को बताएं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश 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 जरूरी होता है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध। तो अच्छा गणितज्ञ ये नहीं होता कि वो तकनीक में उत्तर देने की तकनीक में निपुण हो, वो उत्तर दे रहा आगे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अच्छा गणितज्ञ नहीं होगा। और अच्छा गणितज्ञ का मतलब ही नहीं कि सारे सूत्र रटे हुए कॉन्सेप्ट ना बचाएं, सूत्र पे बच्चों को बताते रहें, ये भी नहीं हो सकता है। बहुत जल्दी सवाल को हम हल कर लें, हम खुद समझ लें, बच्चा आगे बैठा उसको समझ ही नहीं आए, हम तो सॉल्व करके चले गए, बच्चे को समझ ही नहीं आया किस तरह सॉल्व करना है। तो सबसे अच्छा गणितज्ञ वही हो सकता है जो अवधारणाओं को समझे, कंसेप्ट को समझे और बच्चों को समझा दे कि किस तरह हुआ है, कैसे आया है, कोई जोड़ है उसमें किस तरह उसको जोड़ा गया, कितना बताया गया, उसको लागू करें और उनमें संबंध बताएं। तो अच्छा गणितज्ञ वही होगा जो अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत करनी चाहिए। क्या क्या शुरुआत करनी चाहिए? भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट शुरुआत करना। बच्चों को हम किसी चीज के, अगर हमें 1 से 5 में पढ़ाने को ध्यान में रखना है कि हमें क्या 1 से 5 तक के बच्चों को ही पढ़ाना है, तो अगर हमें 1 से 5 तक के बच्चों को पहले उसको सूत्र तो बता नहीं देंगे कि क्षेत्रफल निकालना है तो फला सूत्र से बता, पहले हम उसको बताएंगे क्षेत्रफल होता क्या है, किसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है क्या छोटा है, कमरे का क्षेत्रफल क्या है, क्या डस्टर का क्षेत्रफल क्या है, इससे बड़ी है किससे छोटी है, हथेली पत्ते नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। हाँ ये सही है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग। फिर इसमें सूत्र आ गया। अभी हमको बच्चों को क्या कहना है, शुरुआत करना है, शुरुआत कर सकता है क्षेत्रफल की अवधारणा को, उसको भी हमें कंसेप्ट बताना है। तो पहले हम कंसेप्ट बताने के लिए पहले बच्चों को सूत्र तो बताएंगे, सरल से जटिल की तरफ जाएंगे। तो पहले हम उसको किसी आकृति में दिखाएंगे कि ये आकृति इससे बड़ी है इससे छोटी है, ये ज़्यादा जगह घेर रही है कम जगह घेर रही है। तब इसके बाद हम उसको सूत्र पे जाएंगे। इकाई वर्ग की गणना में सहायक आकृतियों का क्षेत्रफल, पहले हम उसको क्या कहेंगे, हथेली पत्ते नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ मिल गया हमें क्लासरूम में तो हम उससे उसको दिखाएंगे कि ये इससे छोटा इससे बड़ा है, ये इससे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है इससे कम है, पहले उसको दिखाएंगे, इसके बाद हम उसको फिर उसके क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके सूत्र बताएंगे। तो बच्चों को पहले हम सरल से जटिल की तरफ, हमेशा याद रखना बच्चों को सरल से जटिल की तरफ सिखाना है कि हम बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी चीज़ को सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे जाके उसको फार्मूला बताएंगे, फिर उसको लगाने के लिए बताएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है EF एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई है। मान लीजिए कोई वृत्त है, ये ठीक है वृत्त है, मान लीजिए वृत्त का केंद्र हो गया,
वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लीजिए वृत्त की, ये वृत्त की क्या हो गई, जीवा। ठीक, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो। मान लीजिए ये इसका केंद्र है वृत्त का, ये इसकी त्रिज्या हो गई, कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर। ओ बिंदु मानते हैं। और ये क्या हो गया, जीवा दिया गया ई और एफ, ये ई और एफ 2 पॉइंट है, ई और एफ। तो हमें दिया गया जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये केंद्र से इस जीवा पे डाले गए लंब, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, मान लीजिए हम पी मान लेते हैं। तो क्या क्या लंब की लंबाई, हमें ओपी ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना, ओपी। ओपी बराबर क्या होगा, एक प्रमेय होती है, थ्योरम होती है, किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यह एक प्रमेय होती है। तो हम केंद्र से जीवा ईएफ पे डाला गया लंब ओपी जीवा ईएफ को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यदि जीवा ईएफ का मान 10 सेंटीमीटर है तो जीवा ईपी बराबर कितना हो जाएगा, ईपी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, और पीएफ भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ओपी, हमें ज्ञात करना है ओ और पी, इसकी लंबाई। ये देखें क्या, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। कर्ण पर बना वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्र वर्ग के बराबर होता है। तो ओ ई का होल स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस ईपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस ईपी स्क्वायर। ओ ई कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 के स्क्वायर बराबर ओपी कितना है, हमें ओपी ज्ञात करना है, ओपी स्क्वायर, और ईपी कितना है, 5 का होल स्क्वायर, पंचम 25, 13 तरीके 169 बराबर ओपी स्क्वायर प्लस 25। तो ओपी स्क्वायर बराबर 4 तो ओपी स्क्वायर बराबर कितना मिल गया हमको, 144। तो ओपी बराबर 12 बढ़ाइए हम 144, हमें ओपी बराबर कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 28 में ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। कोई वर्ग, मान लीजिए कोई वर्ग हो गया, ये मान लीजिए कोई वर्ग है, ठीक है, वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर है। मान लीजिए ये वर्ग हो गया, इसकी भुजा हमने ए मान लिया, ए इसका मान लीजिए ए, इसका मान हमने लिया ए बी सी और डी, ये हमने विकर्ण खींच लिया। तो हमें ए सी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा हमको, 2a स्क्वायर। ठीक, तो ए सी बराबर क्या मिल गया हमको, a√2। ठीक, क्या कह रहा है कि यदि उसके विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाएगा, इसको हम 2 गुना कर दें तो इसको 2 गुना कर देंगे कितना, हमको 2a मिल जाएगा। तो हमें भुजा भी हम कितनी मिल जाएगी, हमेशा 2a मिल जाएगी, भुजा कितनी हो जाएगी इसकी, 2a। अब यही इसका हम इसको इसका जो विकर्ण है इसको 2 गुना कर दें, 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2a√2। हमें ये क्या, ये तो a है, भुजा है, ये भुजा है, तो ये जब 2a हो जाएगी, तो जैसे मान लीजिए ये हो गया विकर्ण, फिर ये हो गया वर्ग, इसकी अब भुजा 2a हो गई, 2a। अगर उसका क्या पूछा, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। और यहाँ भी इसका क्षेत्रफल कितना हो रहा था, a स्क्वायर।
तो कितना गुना हो गया ये, पहले इसका ए स्क्वायर था, अब इसका कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, कितना गुना बढ़ गया 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जैसे मान लेते a बराबर 10 ले ले हम, a बराबर कितना ले लेते 10, तो यहां से ac बराबर कितना आ जाएगा, ac बराबर आ जाएगा 10√2, 10√2, ठीक। AC बराबर 10√2। अब क्या कर रहा है, विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, इसको 2 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा तो ये आ जाएगा 20√2, ठीक। विकर्ण को 2 गुना करें 20√2। अब ये हो गई भुजा, भुजा कितनी होगी 20, अगर इसकी भुजा अगर 20 हो गया तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 400, ठीक। भुजा का वर्ग, अब पहले भुजा 10 थी तब इसका कितना था 100, अब इसका कितना होगा 400, कितने गुना बढ़ गया 4 गुना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न बताते हैं। राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है और राजन संक्रियाओं को नहीं समझता। बाकी राजन जोड़ गुणा नहीं कर सकता, गलत। राजन तो जोड़ गुणा कर सकता है, वो पूछ रहा है कि मैं, वो समझ नहीं पा रहा कि गुणा करना है कि भाग करना है, उसको ये नहीं समझ पा रहा गुणा करना भाग। बाकी अगर उसको हम बता देते हैं जोड़ करना है तो वो जोड़ तो ले ही रहा है, अगर हम उसको कहते हैं गुणा करना, गुणा तो कर ले, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा उसको जोड़ना है कि गुणा करना है, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, राजन कक्षा में बाधा डालने का, उसे ये भी गलत है, बच्चों को जब आ ही नहीं है तो बाधा क्या डालेगा। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, ये भी गलत। कठिनाई, हम तो गुणा और भाग तो सीधे लिख दिया जा रहा है, वो राजन क्या कर रहा है, संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है कि अगर इसमें संक्रिया हमें करनी क्या है। संक्रिया मतलब गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों संक्रियाएं आती हैं, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि उसको करना क्या, गुणा करना है कि जोड़ना घटाना। अगर इसको बता दिया जा रहा है कि हाँ इसको जोड़ना है तो जोड़ दे रहा है, गुणा करना बता दें गुणा कर ले रहा है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा कि संक्रिया को करना क्या। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए धन्यवाद।